हाई न्यूट्रिशंस डाइट ले रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसके कारण जो पित्त की थैली का पथरी बनना है वो ज़्यादा बढ़ गया है। गॉल ब्लैडर रिमूव करने से डाइजेशन पे कितना असर पड़ता है? तो एज सच साइंटिफिकली कोई मेजर इश्यूज इससे डाइजेशन में नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर पॉडकास्ट, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस बख्तियार। आज के जो मेरे मेहमान इस गुफ्तगू में हैं वो एक डॉक्टर हैं और फ्रॉम द फील्ड ऑफ सर्जरी से हैं। करंटली वो HOD सर्जरी हैं कश्मीर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब की अगर कैरियर की बात करें, करीबन 25 साल से इस प्रोफेशन में हैं और दिल्ली के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सर्व कर चुके हैं। इससे पहले वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं GMC बारामूला में सर्जरी डिपार्टमेंट के। और आज हमने उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ किया। हमने सोचा उनसे बात की जाए डिफरेंट मौजूज़ पे। मेरे साथ हैं डॉक्टर शेख सजाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले मैं आपके थोड़ा सा कैरियर के बारे में पूछना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं और डॉक्टरी का शौक़ कैसे? इदरीस भाई, बेसिकली हम साउथ कश्मीर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हैं हम। तो मेरा बेसिक एजुकेशन जो है वो वहीं से हुआ। फिर उसके बाद मैंने जो तिब्बी तालीम मेडिकल एजुकेशन जो है वो बत्रा मेडिकल कॉलेज, जिसको हम आचार्य श्री चंद्र कॉलेज बोलते हैं, जम्मू से किया। जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने मेडिकल का ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने स्पेशलिटी की, जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग ली है। ये यहाँ पे अपना जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है वहाँ से लिया मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ। तो उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी गैस्ट्रो सर्जरी में ली है। तो उसके बाद मैं काफ़ी टाइम के लिए दिल्ली और उसके साथ ही जुड़े हुए जो शहर हैं जैसे गुड़गांव है, रेवाड़ी है, अलवर है, ऐसे एरियाज़ में मैंने काम किया। उसके बाद जी तो GMC बारामूला। उसके बाद मैं जब वापस आया श्रीनगर की तरफ, अपने वतन की तरफ, तो मैंने बारामूला में 2024 से जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी है वहाँ पे काम किया एज प्रोफेसर। फिर रिसेंटली मैंने वहाँ से क्विट करके कश्मीर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ आना? नहीं, ये डेस्टिनी होता है, ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये तो जस्ट इट्स इन द माइंड ओनली। तो अल्टीमेट जो रहता है, आप अपना काम किस स्किल से करते हैं, किस लगन से करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप गवर्नमेंट में करें या प्राइवेट में करें। बाहर तो सारा कुछ वो जो काम था मेरा, वो तो प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के साथ था मेरा। बिल्कुल जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बाहर? नहीं, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो डिफरेंट है, यहाँ से तो डिफरेंट है। बड़े शहर हैं, बड़े पॉपुलस हैं, लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो नेचुरली काम वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो अगर हम जिसकी तरफ आपका इशारा है, बीमारियाँ हैं, तो वो सर्जरी के मामले में करीबन एक ही तरह की रहती हैं। अब ये नंबर ऑफ डिजीज़ जो है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो डेफिनेटली बाहर बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू आवर वैली, जिसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। एज अ सर्जन, अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये पूछूं, हाउ डज योर डे स्टार्ट्स? कैसे दिन शुरू होता है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिफरेंटली स्टार्ट होता है, नॉर्मली होता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये ध्यान में रहता है कि भाई आज इस तरह का काम करना है, इस तरह का ऑपरेशन करना है, इस तरह का पेशेंट देखना है हमें। तो उस हिसाब से अपने माइंड को हमें सेट करना रहता है, ट्रेन करना रहता है कि हमें अप्रोच कैसे करना है। जैसे अगर कोई सर्जरी प्लान किया है, फिर पहले अक्सर ऐसा रहता है कि जो भी कोई सर्जन होता है वो अपने माइंड में उस थॉट प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को पहले वो माइंड में एक्सरसाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है। फिर जाके वो जब ऑपरेशन थिएटर पहुंचता है वहाँ पे फिर वो प्रैक्टिकल में उसको अंजाम दे पाता है। तो आप किस तरह की सर्जरीज करते हैं? की स्पेशलाइजेशन? जनरल सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी, जिसको हम कॉमन, अब अगर हम ब्रॉडर टर्म में बोल दें, डाइजेस्टिव डिजीज सिस्टम जो है इंसान का, तो उसके रिलेटेड जो सर्जरीज हैं उसके हम स्पेशलिस्ट हैं। जी। कोई, क्योंकि आप सर्जरीज जैसे करते हैं जी, सर्जरीज में कुछ बदलाव डेफिनेटली बदलाव तो आया है पहले के मुकाबले में। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और इंशाल्लाह और आगे और एडवांसमेंट आना है। चेंज तो बहुत सारा हुआ है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमें ये लग रहा था कि बस शायद हम
पीक पे आ गए, लेप्रोस्कोपी आ गया है, लेकिन अभी इसके आगे रोबोट्स भी आ गए हैं, अब इसके आगे अभी AI का ज़माना आ गया है। डेफिनेटली प्रोग्रेस तो हो ही रहा है और इंशाल्लाह और आगे इसमें प्रोग्रेस होता रहेगा। तो जब लोग सर्जरीज जी करने आते हैं जी, तो उनके माइंड में किस तरह का मिथ्स होते हैं? मतलब बहुत मैंने देखा बहुत सारे लोग डरते हैं जी करवाएं कि ना करवाएं, जी। तो मतलब किस तरह के मिथ्स आप? मिथ्स कुछ तो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कोई पेशेंट है उसकी बॉडी पे ऑपरेशन होने वाला है, उसका डरना वो तो नेचुरली समझा जा सकता है कि भाई एप्रीहेंसिव है। लेकिन कुछ मिथ्स हैं जो अननेसेसरी और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण एसोसिएट हो जाती है उन चीज़ों की। जैसे कोई अगर किसी का कोई डिजीज़ डायग्नोज हो गया है, जैसे मामूली सी चीज़ है गाल स्टोन हो गया है, तो जो उसका अटैक सबसाइड हो गया तो फिर वो इधर उधर जाके कोई ऐसे अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट शुरू कर ले, नहीं इसी से मेरा पत्थर गल जाएगा, जबकि साइंटिफिकली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। एक बार जो पित्त की थैली में पथरी आ गई उसको बोलते हैं डिजीज्ड ऑर्गन, और उसमें उसका निकलना तो जो है वो डेस्टाइन ही है। पित्त की थैली का उस पेशेंट के जिस्म से बाहर आना उसके लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि उसको उधर ही रखा जाए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वो इधर उधर के चक्कर काट के कुछ पूरियाँ शूरियाँ लगा के खा के कुछ दूसरा पानी शानी पी के ये चाहता है कि शायद मुझे इसी से शायद छुटकारा मिले, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। तो कॉम्प्लिकेशन की सूरत में वो फिर वही उसी डॉक्टर साहब के पास लैंड कर जाता है जिसने उसको सजेस्ट किया होता था कि भाई इसमें सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। अनलाइक जैसे किडनी के मामले में हम स्टोन को ही निकालते हैं, लेकिन पित्त की थैली के मामले में हम पूरी थैली को ही निकालते हैं, क्योंकि उसमें ये रहता है कि जब पित्त की थैली ही ख़राब हो जाती है तभी उसमें पत्थर बन जाता है, जो किडनी के मामले में ऐसा नहीं है। किडनी के मामले में ये नहीं कि किडनी ख़राब हो गई तो पत्थर बन गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किडनी में जब भी कभी यूरिनरी स्टेसिस हो जाता है और बाकी बहुत सारे दिक्कतें जो इकट्ठी जम जाती हैं तब जाके पत्थर बन जाता है। किडनी उसमें नॉर्मल होती है, तो वहाँ पे हम सिर्फ किडनी का पत्थर जो है उसको निकाल देते हैं, जबकि पित्त की थैली के लिए ऐसा नहीं है। पित्त की थैली जब खराब हो जाती तभी पत्थर बनना शुरू हो जाता है, जो उसके लिए ये बेहतर रहता है कि थैली को ही निकाला जाए रादर देन कि सिर्फ पथरी को निकाला जाए। तो यहाँ पर किस तरह के केसेस आपको ज़्यादा मतलब मिलते हैं जहाँ पे आपको ऑपरेट करना पड़ता है, जो मे भी बहुत कॉमन हो कश्मीर में? नहीं, गाल ब्लैडर का पथरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, और उसका डॉक्टर साहब ये भी पूछूंगा, मतलब मैंने भी बहुत देखा है गॉल ब्लैडर का, इज इट नेचुरल? इस मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन का मोस्टली क्या रीज़न है? नहीं, नेचुरल तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये कि कुछ हमारा जो लाइफस्टाइल है इन लास्ट 3-4 डेकेड्स और प्रॉब्लम मोर, उसमें जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें चेंज आ गया है। सीडेंटरी हैबिट्स हो गए हमारे, जो हाई न्यूट्रिशंस डाइट ले रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसके कारण जो पित्त की थैली का पथरी बनना है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्क्रीनिंग जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई है, उसके कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायग्नोसिस हो जाता है। जब भी कभी उनको पेन हो जाता है तो एक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम जल्द से जल्द पता कर सकते हैं पित्त की थैली की पथरी के कारण इसको दर्द हो रहा है। जबकि से 3-4 डेकेड्स पहले अल्ट्रासाउंड इतना कॉमन नहीं रहता था, अगर हो भी सकता था पित्त की थैली का पथरी, वो इतना जल्दी हम डायग्नोस नहीं कर पाते थे। उस वजह से हमें लगता है कि नहीं, डायग्नोस ज़्यादा है, डायग्नोसिस डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन उसके 2-3 कारण, एक तो लाइफस्टाइल है और दूसरा जो है स्क्रीनिंग मॉडलिटीज़ जो अभी हमारे पास जैसे अल्ट्रासाउंड है उसके कारण जो है इसका जो नंबर है वो ज़्यादा लगता है कि हमें ज़्यादा हो गया है। फिर गॉल ब्लैडर रिमूव करने से डाइजेशन पे कितना असर पड़ता है? नहीं, ऐसा तो कोई साइंटिफिकली तो कोई इसका डाइजेशन के मामले में ज़्यादा रोल नहीं है। ये तो सिर्फ जो जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पित्त बोलते हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज में बाइल बोलते हैं, ये उसको स्टोर करता है। स्टोर करता है और फिर डाइजेशन के टाइम धीरे धीरे छोड़ देता है ताकि वो उसका जो काम है खाना हजम करने में, हाजमे में जो उसका रोल है, जो मोस्टली फैट्स के एब्जॉर्प्शन में रोल रहता है, वो उसमें फिर इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जब हम निकाल देते हैं तो उसमें क्या रहता है, वो कंटिन्यूसली आ जाता है। ठीक, ये नहीं कि आना बंद हो गया,
है तो वहीं पे, बिल्कुल, लेकिन ये कि कंटिन्यूसली आ रहा है। तो एज सच साइंटिफिकली कोई मेजर इश्यूज इससे डाइजेशन में नहीं हो जाते हैं। पैंक्रियाटाइटिस क्या क्या सीन है कश्मीर में? पैंक्रियाटाइटिस जो है कश्मीर में स्पेशली हमारे एरियाज़ में गाल स्टोन के कारण रहता है, जबकि पूरा वर्ल्ड वाइड में जैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड हम क्योंकि लिटरेचर हमारा ज़्यादा वहीं से आता है, वहाँ पे जो पैंक्रियाटाइटिस का कारण है, वजह जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल है। ओके जी, उसके कारण पैंक्रियाटाइटिस का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हमारे एरिया में गाल स्टोन के कारण पैंक्रियाटाइटिस ज़्यादा है। अच्छा जी, तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है? ट्रीटमेंट इसका पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है सीवियरिटी के हिसाब से। ओके, अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है, अगर क्रोनिक हो, नहीं वही बता रहा हूँ मैं, उधर ही आ जाऊँगा। एक्यूट अटैक में अगर जिसको हम अंग्रेजी ज़ुबान में माइल्ड टू मॉडरेट बोलते हैं, बिल्कुल 3-4 दिन की ट्रीटमेंट में वो ठीक हो जाता है। जी, मेडिसिन से, बाकी आईवी फ्लूइड से या कुछ और बाहर से हम मेडिसिन दे देते हैं, जिस्म के बाहर से मेडिसिन दे के वो ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंट में से 5 से 10% में सीवियर पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, जिसमें अगेन फिर 5 से 10% की जो है मोर्टेलिटी भी कभी कभी हो जाती है, जो बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम कर जाता है। पेशेंट को इंटेंसिव केयर में जाना पड़ता है, बहुत सारी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल हो जाती हैं, कभी कभी इंटरवेंशन करना पड़ता है, और इंटरवेंशन का उतना ज़्यादा रिजल्ट भी कभी कभी नहीं आ पाता है। अगर अल्लाह ना करे कि किसी को पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, और अगर हो जाए तो सीवियर ना हो जाए। हमारे एरिया में जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि गाल स्टोन के कारण ये ज़्यादा रहता है, जबकि बैरूनी दुनिया में अल्कोहल के कारण ये बहुत ज़्यादा। तो क्रोनिक अगर हो तो क्रोनिक हम उसको बोलते हैं, जैसे इसी के कारण जो रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, इसको 6 महीने 3 महीने साल 2 साल 5 साल ऐसे अटैक्स रिपीटेड हो जाते हैं, जिससे पेनक्रियाज का जो हजम होता है, जो उसका वॉल्यूम हो जाता है, जो उसका साइज हो जाता है, वो रिपीटेड अटैक से कम हो जाता है। ठीक, उसका जो फंक्शनल मास जो होता है वो कम हो जाता है। उसमें कैल्सिफिकेशन, जो साइंटिफिक टर्म जो जिसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन हो जाता है, स्टोन जम जाते हैं उसमें, तो फिर उस कंडीशन को हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस से फिर 2-3 तरह की बीमारियां और हो जाती हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं मेल एब्जॉर्प्शन, खाना ठीक से पचता नहीं है, उसको हजम नहीं कर पाता है, उसका वज़न कम हो जाता है, उसको बार बार पेन हो जाता है, उसको बार बार पेन हो जाता है उसको, और पेन के साथ साथ उसको दूसरी बीमारी जो है, जो हम कॉमनली डायबिटीज़ का जो रहता है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो इंसुलिन के कारण, इंसुलिन ना होने के कारण ये रहता है, वज़न कम हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को हमने इंसुलिन के माध्यम से, इंसुलिन के देने से या फिर सर्जरी के अंजाम देने से, सर्जरी करके वो जो स्टोन है जो ब्लॉक करता है उसका डक्ट को, जो उसका सूजन का रीज़न बन जाता है, उसको निकाल के उस तरह का सर्जिकल ऑपरेशन उसका हो जाता है, तब उसको राहत उस बीमारी से मिल जाती है। बट पैंक्रियाटाइटिस पे ऑपरेट करना क्या मतलब ठीक रहता है? क्योंकि नहीं, जैसे मैं पहले अर्ज़ किया, उसमें यही हम डिवीज़न करते हैं सीवियरिटी का कितना रोल है। माइल्ड टू मॉडरेट में ऑपरेशन का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। बिल्कुल। सीवियर में कभी कभी हमें इंटरवीन करना पड़ता है, जैसे पस बन गया हो, या इन्फ्लेमेशन के कारण खून रस रहा हो, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, या सीवियर पैंक्रियाटाइटिस के कारण कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो गई, जैसे जिसको हम बोलते हैं आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, किसी जो छोटी आंत है उस पर वो दबाव डालता है, उसको ब्लॉक कर देता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा डायरेक्टली ऑपरेशन के जरिए पैंक्रियाटाइटिस का इलाज नहीं हो जाता है। उसका जिसको हम कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं साइंटिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उससे उसका इलाज हो जाता है। लेकिन क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए रिपीटेड अटैक्स, बार बार अस्पताल का में दाखिल होना, डायबिटीज़ का आना, जो मैं अर्ज़ किया पहले मेल एब्जॉर्प्शन का होना, उस चीज़ में सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है उससे हमें उसका जो है छुटकारा कराना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये भी पूछूंगा कि आप हर दिन सर्जरी करते हैं जी, सो एज ए डॉक्टर जी किस तरह का प्रेशर होता है, या खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं आप, या जब आप ओटी में जाते हैं, मतलब
प्रेशराइज्ड होते हैं? हाँ नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे प्रेशराइज होता है। अब ये कि जो ट्रेनिंग रहता है उसमें तो वन गेट्स यूज टू सच थिंग्स। जो इनिशियल ईयर्स होते हैं इसमें जो हमारा जो स्पेशलिटी होता है इनिशियल ईयर्स में उसी तरह की ट्रेनिंग हो जाती है। आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को उसी हिसाब से ट्रेन कर पाते हैं, तो ताकि आगे चल के आपको इस तरह की जो दिक्कत है, जैसे प्रेशराइज फील करना या एंग्जाइटी फील करना, उस तरह का कोई दबाव आपके जहन पे ना हो, उसी तरह की ट्रेनिंग शुरू से हो जाती है। और आहिस्ता 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 जो है ऐसी चीज़ें इंसान के जहन पे या इंसान के दिमाग पे नहीं आ जाती हैं। कोई वाक़ा आपको याद है क्या, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी कोई आपको मे बी कोई डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट मिला, या मतलब कुछ होते हैं ना ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको याद रहते हैं जी, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है क्या? इस तरह के तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहते हैं, लेकिन हर बार अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ रहती है कि जैसे पहले कि हमें अपने मदद से नवाजा है, हर बार हमें उसी मदद से, उसी रहम से, उसी मदद से हमें हर बार हमारे पेशेंट्स के लिए हमें नवाजते रहें। बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स रहते हैं जिनमें आपको वाकई बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र रहता है कि इंसान निकल पाता है ऐसे फेजेस से, ऐसे केसेस से सुरखुरू निकल पाता है। लेकिन किस्मत, डेस्टिनी होती है, कभी कभी हर बार हम सक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन ये तो दस्तूर है, उसमें किसी का कोई ये दोष या इसमें ख़ता नहीं रहती है। बिल्कुल। जी। तो आजकल तो अब देख रहे हैं, अब रोबोटिक्स का ज़माना है, एआई का ज़माना है जी, तो कितना हेल्पफुल है या इम्पैक्टफुल है फॉर द सर्जरीज? बहुत सारा हेल्पफुल रहता है। मैं जैसे पहले भी अर्ज़ किया आपको कि सर्जिकल फील्ड या कोई भी मेडिकल फील्ड ऐसा, या कोई भी नॉन मेडिकल भी हो या कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, तालीम का शोबा ही हो, इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि प्लेटो आ गया या हम पीक पे आ गए हैं, बस अब आगे कुछ इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन हर फील्ड में अवेलेबल रहता है। हमारे फील्ड में जैसे कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले हमें लग रहा था कि लेप्रोस्कोपी जो शायद अब पिनेकल है इसका, प्लेटो आ गया, अब इसके आगे शायद, लेकिन रोबोटिक्स आ गया है, बहुत शानदार काम हो रहा है रोबोटिक्स से। उसके बाद अब एआई का ज़माना आ गया है, उसी तरह एंडोस्कोपिक मोडेलिटीज़ कुछ आ गई हैं। कहने का ये मतलब कि इनोवेशंस और जदीद तरह के जो हमारे पास जो ये इलाज के तरीके आ जाते हैं, उनसे डेफिनेटली पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए फ़ायदा हो ही जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पे ये पूछूंगा, जैसे आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, आपको लगता है क्या उसको लेकर लोगों में अभी भी एक मिथ है? मतलब मैंने बहुत देखा, लोग कहते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर निकालना है तो पूरा निकला नहीं है, निकालते नहीं है, मतलब ऐसा मिथ आपको लगा? मुझे तो बहुत सुनने नहीं, पहले ज़्यादा था, अभी उतना नहीं है। मीडिया अवेयरनेस, ऑब्वियसली एजुकेशन का फैलाव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो पहले के ज़माने में मिथ्स थी वो नहीं है। और जैसे जो कभी कभी ये नोशन रहता है थैली निकालते हैं पथरी उधर ही रह जाता है, उस तरह का नहीं है। ये थोड़े से कभी कभी जो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज के कारण ऐसी चीज़ें पहले थी, अभी बहुत बहुत कम है उस मामले में। और ये भी ऐसा भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है, जैसे पेशेंट का एक्यूट अटैक है, बिल्कुल, तो उसमें हम ऑपरेशन करने के लिए गए, एक्यूट अटैक में जब ऑपरेशन करने गए तो उसमें डेफिनेटली कभी कभी मुश्किलात आ जाती हैं। फिर हम पेशेंट को बता के ये बोलते हैं उसको अभी 3-4 हफ्ते हम वेट कर सकते हैं, अभी हम आगे नहीं गए, ऑपरेशन को तकमील तक हमने नहीं पहुंचाया, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हम इसको बंद कर। कभी कभी समझने में दिक्कत हो जाता है, उनको ये लगता है कि शायद पूरा नहीं किया है और थैली उधर ही छोड़ा, जबकि इस तरह का नहीं होता है। पेशेंट का कंडीशन उधर सूजन ज़्यादा रहता है, ऑपरेशन अगर उस टाइम किया जाए तो दिक्कत हो सकती है, उस वजह से जो ऑपरेशन रहता है वो पेशेंट का मौखर किया जाता है, ताकि एक अच्छा मौजून टाइम मिले हमें 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद, ताकि उसको बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के अंजाम दिया जाए। उसको मुझे लगता है कभी कभी समझने में दिक्कत हो जाता है, उस वजह से कभी कभी ये बोला जाता है कि नहीं, लेप्रोस्कोपी से नहीं निकल पाता है, ओपन सर्जरी से निकल पाता है। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हो जाता है, जो अब आजकल के ज़माने में बहुत बहुत कम हो गया है। पहले तो बहुत था, पथरी रह जाती है, ये थैली निकल आती है, बिल्कुल, तो उस तरह का पहले ज़्यादा रहता था, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। और
जो पेशेंट्स जिनकी अभी सर्जरीज हों या जिनको करवानी हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे या कैसे एडवाइस करेंगे उनको कि हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर मेंटली फिजिकली? जी, इसमें वो एक ये कॉमन एक फ्रेज बनी हुई है, घबराना नहीं। ठीक, तो अल्लाह रहम करे, अगर किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, स्टोन का है या किसी और चीज़ का, पहली बात ये कि घबराना नहीं है। अभी अल्लाह के फजल से हर किसी चीज़ का इलाज जो है अवेलेबल है। पत्थर की जो है बीमारी है बहुत छोटी बीमारी है, इसलिए मुकम्मल तौर पे इसका इलाज हो जाता है, दूरबीन से हो जाता है। कभी अगर दूरबीन से मुकम्मल ना हो जाए तो ओपन सर्जरी से हो जाता है। इसलिए बेसिक ये कि घबराना नहीं है। जी, थोड़ा सा एनेस्थीसिया के बारे में बताइए। जी बताइए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है और आप लोगों के साथ नेचुरली कनेक्टेड है। जी, कितना इम्पोर्टेंट है एनेस्थीसिया? और बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो कभी कहते हैं कि शायद ज़्यादा एनेस्थीसिया मिल गया या टाइम लगता होश आने में। थोड़ा सा उस बारे में बताया जाए। नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि एनेस्थीसिया के बारे में बताएं, मुझे लगता है कि एनेस्थीसिया इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एनेस्थीसिया के बगैर कोई भी सर्जरी, हमारी सर्जरी, जनरल सर्जरीज छोड़ के कोई भी सर्जरी, जिस्म की जो भी इंसान की सर्जरी हो, वो एनेस्थीसिया के बगैर पॉसिबल है ही नहीं। अब जो कॉमन नोशंस है, मुश्क गोज़ ज़्यादा या ज़्यादा हो गया, ये मिथ्स हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या रहता है, जो ड्रग्स हम देते हैं पेशेंट्स को, जो बनावट होता है इंसान का, जिसको हम बोलते हैं, जैसे खाना खाते हैं हम, उसके डाइजेशन को हम हाजमा का निज़ाम बोलते हैं। इसी तरह जो ड्रग एक्सक्रीटिंग सिस्टम होता है जिस्म का, या मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है इंसान का, वो हर इंसान का सेम नहीं होता है। ठीक है ना? किसी का ड्रग इफेक्ट 10 मिनट के लिए रह सकता है, किसी का 20 मिनट के लिए रह सकता है, किसी का ज़्यादा रह सकता है। या ये एक ही इफेक्ट लाने के लिए किसी को एक डोज की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी को थोड़ा सा ज़्यादा की डोज की, वो बनावट पर, जिस्म की बनावट पर डिपेंड है, वो कुदरती तौर पे इस तरह से है। अच्छा, ये नहीं कि मुश्क को ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जी, ये चीज़ भी यहाँ पे पूछूंगा, जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है फिर दर्द होता है, पेन किलर दिया जाता है। जी, पेन किलर कितना इम्पोर्टेंट है या कितना डेंजरस भी हो सकता है पेशेंट्स के लिए? पेन किलर तो हम उसको हम इम्पोर्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि जिससे इंसान का दर्द दूर हो जाए, वो दवाई मुझे लगता है बाकी दवाइयों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि अक्सर देखा गया है इसमें तिब्बी शोबे में ओवर यूज़ जो है इनका पेन किलर्स का, उससे किडनी डैमेज हो जाता है। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, प्रूवन फैक्ट्स है। तो इसलिए महीनों या सालों कोई भी पेन किलर आप अपने से ही इस्तेमाल ना करें। मैक्सिमम 4-5 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन आराम नहीं हो जाता है तो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके उसके बाद जो है आप पूछ लेंगे कि मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए कि या कोई और लेना चाहिए जो मेरी किडनीज के लिए या मेरे लिवर के लिए डैमेजिंग ना हो। ये भी पूछूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप सर्जरी के फील्ड में हैं, एज अ सर्जन किस तरह के चैलेंज आप हर दिन देखते हैं? चैलेंजेस इन ऑब्वियसली सर्जिकल फील्ड इज ऑलवेज चैलेंजिंग, लेकिन जैसे रूटीन का ये रहता है, उसमें भी चैलेंज ही है कि सुबह घर से निकलो, अस्पताल में जाके डिफरेंट पेशेंट्स आ जाते हैं। अगर आज आपने ऑपरेशन किया, 10 दिन के बाद आप यही ऑपरेशन, फिर डेफिनेटली इज़ अ डिफरेंट चैलेंज। ये नहीं कि मैंने 10 दिन पहले किया तो मैं आज आंखें बंद करके इसको कर सकता हूँ। हर किसी इंसान की जिस्म की बनावट अलग अलग होती है और हर कोई पेशेंट हमेशा एक नया चैलेंज होता है। इसलिए हम अपने आप को कभी भी कंप्लेसेंट नहीं समझते हैं, कभी भी इजी नहीं समझते हैं कि ये मैंने परसों ये ऑपरेशन किया, आज मैं आंखें बंद करके या बाएं हाथ से कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। हर पेशेंट, हर सर्जरी एक चैलेंज ही रहता है। लास्ट में ये चीज़ पूछूंगा, आप सर्जरी के इस फील्ड को नेक्स्ट 10 साल में कहाँ देखते हैं? और कश्मीर का, मतलब चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो हमारे, खासकर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूँ, वो कहाँ स्टैंड करते हैं इन द फील्ड ऑफ सर्जरी एज पार विद दिल्ली, मुंबई? जी,
इसके दो हिस्सों में आपको मैं जवाब दूंगा। आपने पहले ये पूछा मुझे कि व्हाट नेक्स्ट डेकेड फॉर सर्जरी। राइट। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रही है। राइट। तो हम ये मुतवक्का है कि बहुत सारी इनोवेशंस के कारण हमारा जो फील्ड है, सर्जिकल फील्ड, इसमें भी जो इनोवेशंस हो रही हैं वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए जितना जल्द मार्केट में आ जाए, जितना जल्द इस्तेमाल में आ जाए, वो हमारे लिए बेहतर है। और हमें विद ओपन आर्म्स ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, पिक एंड चूज़ नहीं करना है। जो भी बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए, आपकी टेक्निक के लिए, आपकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, हमें उसको एक्वायर करना चाहिए। जहाँ तक हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं बाहर भी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मेरे हिसाब से, जो मेरा लंबा तजुर्बा नहीं, छोटा भी नहीं, जो जितना मेरा तजुर्बा है, वो बाहर के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ओके। कि बाहर आपको ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ इस तरह का अमल नहीं है। बिल्कुल। डेट मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि जो हो जाए तो उसको उसी टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। जैसे खुदा न खास्ता कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको कभी हम डेट नहीं देते, उसको उसी पल एडमिट करके, इवेलुएट करके, ऑपरेबल है ऑपरेशन करके, कीमोथेरेपी देना है, रेडियोथेरेपी देना है, उसका ये निवारण करके उसको उसे छुटकारा का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे हमारे। एक तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है किसी बाहरी रियासत से या बाहरी मुल्क से जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी से कम नहीं है। जी। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं जो प्राइवेट में अवेलेबल में, सरकारी में नहीं है, उस तरह की चीज़ें। जैसे आपने डेट्स की बात की, जी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट में अभी भी बहुत लंबी डेट्स नहीं, वही मैं अर्ज़ किया ना, उस चीज़ का डेट मिलता है जो लाइफ सेविंग नहीं है, जैसे स्टोन डिजीज़ है। ठीक है ना, अगर इसका संडे की जगह फ्राइडे को ऑपरेशन किया जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाएगा। महीना 1.5 महीना अगर इंतज़ार भी किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कैंसर के लिए ऐसा हमें वेट करना पड़े, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। उस तरह का अमल अभी यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ, जबकि बाहर इस तरह के भी केसेस हैं जिनको कल ही सर्जरी चाहिए, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको नहीं मिल पाता है। बीमारियों की जो तादाद है, राह जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस तरह का अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे आपने जिक्र किया, मुझे ये चीज़ भी याद पड़ी, ऐसी कहीं सारी सर्जरीज थी जो पहले गोल्डन कार्ड पे होती थी। जी। अब शायद पिछले साल से काफ़ी सर्जरीज बंद भी हो गई हैं। जी। वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर रियासत जो यूटी है उसके बाहर भी यही अमल है। कुछ चीज़ें जो सरकार ने देखा कि हम पेशेंट्स को सरकारी सेटअप में दे सकते हैं, उसको प्राइवेट जाने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को गवर्नमेंट ने उस आयुष कार्ड से या गोल्डन कार्ड से निकाल दिया है, जिसमें पित्त की थैली का ऑपरेशन है जो बहुत कॉमन रहता था। रीज़न यही है कि कोई लाइफ सेविंग है नहीं, 3 महीने के बाद भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह के कुछ अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या बवासीर हेमराइड्स का ऑपरेशन है, इस तरह के 4-5 ऑपरेशन जो है वो गोल्डन कार्ड के ज़ुमरे से उन्होंने बाहर निकाल दिए, ताकि पेशेंट जो है वो इनका जो इस्तेमाल है सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में किया करें, बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इसका इस्तेमाल जो है वो ना हो पाए। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।